हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 9th ऑफ जून और आज के न्यूज़पेपर की जो अपनी डिस्कशन उसको स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आई हुई है और एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है, कहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो हमारे पास न्यूज़ है कि जो आरबीआई है उसने जो रेट्स हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए। अब इस चीज़ में होता क्या है, देखिए एज जनरल ये माना जाता है कि सपोज़ के अगर मार्केट में मनी की सप्लाई अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो मार्केट में मनी की सप्लाई अगर ज़्यादा हो तो ऐसा माना जाता है तो उसको चीज़ों को ख़रीदने वाले भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ पीपल विल बी मोर, है कि नहीं। तो अगर नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पे ज़्यादा है और उनके पास मनी है और मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती रहती है। अब इन चीज़ को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया है, इसको अगर हम कंट्रोल करें तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट भी साथ में कंट्रोल होते हमें दिखाई देंगे। मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करने के लिए उन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया। मतलब कि अगर बैंक को आरबीआई से पैसे चाहिए, मनी चाहिए, तो बैंक को जो इंटरेस्ट रेट पे करना है उनको, या जीसेक तो चलो देनी है, इंटरेस्ट रेट जो पे करना है वो इंक्रीज्ड वे में पे करना पड़ेगा। तो अगर बैंक पैसे आरबीआई से एक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है तो वो आगे भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही देगा। तो इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो सकती है। पक्का नहीं है वो हो जाएगी, लेकिन हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर। इसके आगे कुछ फिस्कल मेजर्स रहते हैं, गवर्नमेंट मेजर्स रहते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रहते हैं। उन सारे मेजर्स को अगर हम कंट्रोल करते हैं तब इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पे कंट्रोल में आती है, अदरवाइज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती। ठीक है, तो ये अकेला एक मेजर की अभी बात हो रही है जो कि मॉनिटरी मेजर है। दूसरा जो मेजर हमारा रहता है वो रहता है फिस्कल मेजर। नंबर 3 रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। कई बार कई जगहों पे बोला जाता है कि भाई एक ही मेजर है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो मॉनिटरी है। भाई नहीं, मॉनिटरी के साथ में फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नंबर 1 जो न्यूज़ है रिलेटेड टू GS3 इकोनॉमिक्स। नंबर 2 GS3 अगेन इकोनॉमिक्स, GS3 इकोनॉमिक्स। इसके बारे में देखते हैं। जो जीएसटी है और जो आईबीसी है, विल पुश ग्रोथ वंस क्लाउड रिसीड। मतलब क्या है, जीएसटी और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी जो कोड है वो हमारी ग्रोथ को पुश करेगा एक बार जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर साइड पे हो जाती हैं। अब देखो, जीएसटी के बारे में हम काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं और आपने बताना है कमेंट सेक्शन में जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से आया, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया, आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में। आईबीसी के बारे में बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में 2016। देखो, इसका मतलब क्या है कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब बंदे ने खुद बोल दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। बैंकरप्सी का मतलब किसी अथॉरिटी ने उसको डिक्लेयर कर दिया एज ए इंसॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं बैंकरप्सी। अब ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ आप सोचिएगा, कोई भी अगर कंपनी है, एबीसी कंपनी है, अगर उसको ओपन करना है वो हमारे इंडिया में इजी रहता है, लेकिन उसको बंद करना, उसको टेक डाउन करना, उसको स्टॉप करना, उसको बंद करना वो डिफ़िकल्ट था। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए, मतलब कंपनी को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बनाने के लिए, उसको बंद करवाने के लिए, ताकि उसका लॉस ना हो या फिर क्रेडिटर्स जो हैं कंपनी के उसको पैसा मिल पाए, या फिर जिन्होंने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुकी हुई है उनको टाइम टू टाइम मिल पाए, तो एक यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर क्या बनता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनता है। और ये बोर्ड फर्दर क्या करता है, इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स हैं जो उनको अपॉइंट करता है। अब ये जो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स हैं, ये बंदे क्या करेंगे, ये बंदे अच्छे वे से काम करके देंगे आपको और कंपनीज़ को इंसॉल्वेंट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। अब इस चीज़ के लिए दो चीज़ें बना दी गई हैं, एक तो है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल और एक है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर इन दोनों ने किसी भी कंपनी को बेचने का सोच लिया, इसको बेचने इन द सेंस कि इसको इंसॉल्वेंट करने का सोच लिया, तो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स को उसको क्या करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंट करना पड़ेगा। या तो वो कंपनी को किसी भी तरह से कोई नया मैनेजर लगा कर या कुछ भी करके वो राइज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको बंद करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस में उनको टाइम दिया जाता है ओनली 180 डेज़। ठीक है, और अगर फिर भी एक्सटेंशन चाहिए तो 90 डेज़।
तो टोटल उनको 270 डेज़ में इस प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। तो इससे होगा क्या, इससे जो कंपनीज़ है अगर उनको कोई नुकसान हो रहा है वो अच्छे वे से जल्दी से बंद हो जाएंगी, और उसमें क्या होगा, जो बैंक्स हैं या फिर कोई और लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सेकेंड न्यूज़ थी ये। थर्ड न्यूज़ है रिलेटेड टू मास्क मैंडेटरी फॉर एयर ट्रैवलर्स। जो डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, GS3 का पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट से वो आता है, उसमें हम इसको कंसिडर करते रहते हैं। सो डीजीसीए ने बोला कि जो भी बंदा एयरपोर्ट्स पे, एयरलाइंस पे ऑर्डर दिया गया है कि आपको मास्क को मैंडेटरी पहने रखना है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे आपको 3 महीने के लिए बैन कर दिया जाएगा, आप फ्लाई नहीं कर सकते किसी भी आप एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोविड के नॉर्म्स को एक अच्छे वे से इम्प्लीमेंट करवाना है, ऐसा किसने बोला था, दिल्ली हाई कोर्ट ने। उसके बाद में ये सारा जो डिसीजन है वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सेटिस्फाइड विद इंडियाज एक्शन ईरान मिनिस्टर। ठीक है, ईरान मिनिस्टर GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। आपको पता है कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए जो है मोहम्मद साहब के लिए कुछ बोल दिया था, तो जो फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन आमिर अब्दुल्लियान, वो ईरान के हैं। उन्होंने बोला कि जो दिल्ली ने किया है वो ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। और ये सबसे पहली स्टेटमेंट आई है कहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो कंट्रीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज़ है उनमें से एक कंट्री ने ये चीज़ स्टेटमेंट बोली है कि ठीक है, जो इंडिया ने अभी तक किया है वो मतलब सेटिस्फाइड है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, इट इज़ रिलेटेड टू एडिटोरियल। और एडिटोरियल में ये वाला एडिटोरियल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इन्फ्लेशन। नंबर 2 सेफ फूड्स हमने कल डिस्कस किया था। नंबर 3 विशियस डोमेस्टिक पॉलिसी। यहाँ पे अगेन वो सारा का सारा किस्सा दोबारा से बोला गया है। कौन से वाला, हमने जो डिस्कस किया था ये बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा वाला। ठीक है, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करने का मुझे लगता नहीं है कुछ फ़ायदा होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, हर एक बंदे का टाइम वेस्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट जो एडिटोरियल है इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ रिलेटेड टू GS2 रूल ऑफ लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत अच्छे वे से पढ़ेंगे। देखिए एक रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट की गई जिसमें बताया ये जा रहा है कि हेडेड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज, उन्होंने बोला कि जो हैदराबाद है, इंडिकेटिंग द पुलिस इन हैदराबाद फॉर द फेक एनकाउंटर। ठीक है, इन 2019 ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हैदराबाद नियर द शमशाबाद। आपको याद होगा कि एक बच्चे का वहाँ पे एक बच्ची का गैंग रेप हो गया था। वेटनरी डॉक्टर थी और वो अपनी बाइक पे जा रही थी, उसके साथ गैंग रेप करके क्या किया गया था, उसकी बॉडी को जला दिया गया था उन डॉक्टर की, है ना। तो उसके बाद में यहाँ पे लोगों की आउटरीच थी, जिसको चलते हुए पुलिस ने खुद से ही एक्शन लिया। देखो पकड़ना बहुत अच्छी चीज़ है, एक स्टिपुलेटेड टाइम में पकड़ना चाहिए जो भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन उनको खुद से मारना ये सबसे ज़्यादा चीज़ गलत है। ये चीज़ कौन बोल रहा है, कोर्ट बोल रही है। नंबर 2 यहाँ पे उन्होंने बोला द किलिंग ऑफ द यूथ वॉज डीम्ड टू बी नथिंग बट द प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर का नाम यहाँ पे कोर्ट ने दिया है कि आपने वो जो 4 लोगों को मारा है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर आपने किया है। डेफिनेटली नॉट एग्जीक्यूशन बाय पुलिसमैन हु लेटर बोस्टेड about their so-called heroic act and shooting down unarmed man in the early hours of December 6, 2019। अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि भाई जो फेक एनकाउंटर हुआ है वो उसको सबको पता है कि वो फेक है, क्योंकि बहाना ये लगाया गया कि भाई जो लोग हैं वो भागना चाह रहे थे और भागने से पहले वो पुलिस की गन छीन रहे थे, और उस चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, उनको गोली मारी और काम तमाम कर दिया। अब अ सिग्नल फ्रॉम दी टॉप, वो कहते हैं यार कई बार इस तरह के इंसिडेंट को बढ़ावा इस वजह से भी मिलता है क्योंकि टॉप है, जो टॉप हमारी जो चीज़ है वो सिग्नल देती है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पहली टर्म में ये बोला था कि क्या उनकी आरती उतारी जाए, फिर क्या करें। तो उन्होंने बोला कि एक ही चीज़ उनको करनी है, वुड बी जेल्ड और किल्ड इन दी इनकाउंटर्स। तो उससे एक फ्री हैंड मिल गया पुलिस वालों को, जिस चीज़ की वजह से फर्स्ट टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ में हमने देखा 151 criminals had been killed, 3,300 mainly maimed by the gunshot injuries or mostly in the legs, 8,500 encounters, 13 policemen are reported have been killed and 1,157 injured। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और सेम स्टेटमेंट इस तरह की चीफ मिनिस्टर असम के भी देते हैं कि भाई किस तरह से आपने उनको वहाँ पे मार गिराना है।
फॉलोइंग 3 मर्डर्स विद इन 24 आवर्स इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इन मार्च लास्ट ईयर। यहाँ पे ये बोला गया कि जो स्कीम भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर यूपी में चला रहा है वही उस तरह का राज यहाँ पे चलना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो प्रोटेक्टेड क्या कर सके, महसूस कर सकें। मोर ओवर इन द सेम मैनर रिसेंट जो बुलडोज़र पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की, वो भी अडॉप्ट की मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो किलिंग्स हैं, हम ये नहीं बोलते कि भाई उनके साथ में कोई ये लिखने वाले का कोई प्रेम प्यार है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं ये जो किलिंग्स है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, जो कि रूल ऑफ लॉ के तो देखो एटलीस्ट खिलाफ ही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, व्हेन कमीशंस आर सेट अप टू इंक्वायर इनटू फेक एनकाउंटर्स इट इज़ यूजली लो रैंकिंग ऑफिसर्स। जब कमीशंस बनाई जाती हैं तो लो रैंकिंग ऑफिसर्स रहते हैं, फ्रॉम द कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर्स। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या हो जाता है, उनको निकाल दिया जाता है उन चीज़ों से। फिर अगर हम बात करते हैं ऑन मजिस्ट्रियल इंक्वायरीज, मजिस्ट्रेट भी अगर इंक्वायरी बिठाएगा, खुद तो इंक्वायरी नहीं करेगा, ऑब्वियसली कोई टीम बिठाएगा। अगर वो टीम ही पुलिस की है तो अगर पकड़ने वाली खुद क्राइम करने वाले हैं तो वो क्यों ही अपना नाम देंगे, ये भी एक चीज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई बट फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड द इंक्वायरी कमीशन टू लुक इनटू द हैदराबाद केस। ये जो 10 पुलिसमैन हैं, द 10 पुलिसमैन अक्यूज्ड ऑफ कैरिंग आउट ऑफ द मर्डर ऑफ 4 यूथ वुड हैव बीन एस्केप्ड सेंस्योर। ठीक है। अब लास्ट में बैक इन अगस्त 2011 बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मार्कंडे काटजू और CK प्रसाद, उन्होंने बोला कि जो फेक एनकाउंटर किलिंग्स है, कॉप्स करते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और जो भी लोग वो करते हैं दे शुड बी हैंग्ड, अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। क्योंकि रूल ऑफ लॉ को नहीं तोड़ना चाहिए। आप कोई भी नहीं हो डिसाइड करने वाले, यू आर नॉट दी अथॉरिटी, अथॉरिटी हम है, हम पनिशमेंट देंगे, हम देखेंगे डेथ सेंटेंस देनी है, हम देखेंगे उम्र कैद देनी है, हम देखेंगे उनको मारना है, जिंदा रखना है, क्या करना है, हम देखेंगे, ना कि आप लोगों ने उस चीज़ को देखना है। तो आपको रूल ऑफ लॉ को वो कहते हैं मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। दिस इज़ अबाउट डीलिंग विद द इंडो पैसिफिक इज़ नॉट ईजी। देखिए, डील करना इंडो पैसिफिक के साथ में वो कहते हैं ईजी नहीं है। जब से यहाँ पे अगर हम बात करें, बिडेन आए थे एशिया में, उनकी 4-5 दिन का टूर था, यहाँ पे 5 डे विजिट थी। उसके बाद में जब वो गए वहाँ पे US पहुँचते हैं, नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर करती है 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स। मोर ओवर जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि जो चाइनीज़ है और जो रशियंस है फाइटर जेट्स, देवर कैरिड आउट जॉइंट फ्लाइट्स ओवर द सी ऑफ जापान एंड द ईस्ट चाइना सी। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो नॉर्थ कोरिया, लेकिन कुछ बिडेन्स एशियन विजिट में कुछ जो चीज़ें हमें देखने को मिली, जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट है वो अब नॉर्थ कोरिया को दबाने के लिए पूरी तैयार है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर हम कुछ करेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वी वांट टू एक्सपेंड द प्रेजेंस ऑफ द US मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द कंट्री। मोर ओवर जापान ने एक सीलिंग लगाई हुई थी, एक रोका हुआ था खुद को कि वो GDP का 1% से ज़्यादा कभी भी डिफेंस पे स्पेंड नहीं करेगा। लेकिन वो सीलिंग अभी क्या किया जापान ने, उसको भी तोड़ा है, और वो भी क्या करेगा, यहाँ पे ज़्यादा डिफेंस पे स्पेंडिंग करता दिखाई देगा। जो बिडेन है उन्होंने वहाँ पे एक फोर्सफुली स्टेटमेंट दी कि अगर चाइना कभी अटैक करेगा ताइवान पे, हम उसके साथ हैं और हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन एज पर 1971 कांग्रेशनल लॉ US शैल प्रोवाइड ताइवान विद आर्म्स ऑफ डिफेंसिव करेक्टर सो दैट रीजन कैन डिफेंड इट्ससेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। So it is no secret that the India-Pacific region has been under pressure, and East Asia in particular has had to weather repeated storms. South Korea and Japan face regular nuclear and missile threat from the North Korea. तो इस तरह की जो चीज़ है वो कहते हैं कि इंडो पैसिफिक को चलाना कोई बहुत ज़्यादा इजी टास्क नहीं है। अब इस चीज़ को देखते हुए एक जो फ्रेमवर्क हम लेकर आए हैं उसका नाम है IPEF फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। जिस फ्रेमवर्क में हम काफ़ी कंट्रीज़ को साथ में लेके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। लेकिन इस फ्रेमवर्क में 4 मेजर पिलर्स हैं: स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स ऑफ डिजिटल ट्रेड, रिजिलियंट सप्लाई चेन्स, ग्रीन एनर्जी कमिटमेंट्स एंड फेयर ट्रेड। ये 4 यहाँ पे पिलर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ बिडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने टैरिफ या फिर ट्रेड के ऊपर, टैरिफ या फिर जो भी बैरियर्स है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं की, जो कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन सकता था।
और अगर हम लास्ट में बात करें, फॉर ऑल द टफ टॉकिंग प्रायर टू द बायलैटरल टॉक्स और एट द टाइम ऑफ द क्वाड समिट, द फोर लीडर्स ऑफ द क्वाड डिड नॉट मेंशन रशिया और चाइना इन द जॉइंट स्टेटमेंट। उन्होंने खुद की बात की, उन्होंने चाइना या फिर रशिया को किसी भी स्टेटमेंट में उन्होंने नहीं रखा आगे। ठीक है जी। अब आगे एक चीज़ आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या फ्यूचर क्या है। इस फर्दर आर्टिकल में, पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ खास नहीं लिखा हुआ, लेकिन इससे अलग कुछ देखते हैं कि यूसीसी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। नंबर 1, जो यूसीसी है, इट इज़ वन ऑफ दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। ठीक है जी। वो एप्लीकेबल रहेगा टू ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन देयर पर्सनल मैटर, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन। आर्टिकल जो 44 है वो ले डाउन करता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। जो आर्टिकल 44 है, इट इज़ वन ऑफ द डीपीएसपी। जो डीपीएसपी है एज डिफाइंड इन आर्टिकल 37 नॉट जस्टिसिएबल और नॉट इन्फोर्सेबल रहते हैं। स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म कोड क्या है। यूनिफॉर्म कोड ये है कि जो इंडिया के लॉज हैं वो यूनिफॉर्म कोड फॉलो कर रहे हैं किस किस वे में, सिविल मैटर्स में, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एविडेंस एक्ट होगा। तो देर इज़ डाइवर्सिटी इवन अंडर दी सेकुलर सिविल लॉज। ठीक है। सो रिसेंटली एक और व्हीकल जो एक्ट आया वो भी एक सिविल लॉ हम मान सकते हैं जो कि सेकुलर है, जो कि यूनिफॉर्म है। अब इम्प्लीकेशन इसकी क्या होंगी। नंबर 1 जो है प्रोटेक्शन टू द वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो लोग और चीज़ों में अपना लॉ यूज़ करते हैं, जो कोड यूज़ कर रहे हैं, उससे उनको छुटकारा मिलेगा और वो अच्छे वे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वनरेबल सोसाइटी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी। नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, जो आज की डेट में बड़े मुश्किल हुए पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग कुछ और फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी कुछ और फॉलो कर रहे हैं, वो सिंपल हो जाएगा और उससे हमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज का पता चलेगा। अडेयरिंग टू द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलरिज्म है उसके जो आइडियल्स हैं उसको हम अडेयर करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं जेंडर जस्टिस की, वो आ जाएगा। चैलेंजेस क्या है। एक्सेप्शन इन सेंट्रल फैमिली लॉज, कहीं हमने एक्सेप्शंस दी हुई हैं। हमने जम्मू एंड कश्मीर में बोला था आप अपने लॉज को फॉलो कर लो, हमने बोला था यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में, हमने गोवा, दमन एंड दीव में बोला हुआ है, हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोला हुआ है। तो ये जो एक्सेप्शंस है सेंट्रल फैमिली लॉज में, ये प्रॉब्लम क्रिएट बाद में कर सकती हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि अगर इस चीज़ को करते हैं कि कई लोग कम्युनल वायलेंस को क्रिएट करने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स खेलेंगे, जिससे वायलेंस होने के खतरे रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल, आर्टिकल 25 बोलता है जो आप करना चाहते हो प्रैक्टिस प्रोपेगेट आप अपने अच्छे वे से कर सकते हो, और ये चीज़ आर्टिकल 14 के भी खिलाफ हो जाती है। ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इम्प्लीकेशंस ये हमने यूसीसी के बारे में देखा। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू फूड क्राइसिस। क्या ये यूक्रेन और वॉर और ग्लोबल फूड क्राइसिस किस तरह से बने, क्या क्या चीज़ें। देखिए, जो रशिया का इन्वेज़न है यूक्रेन पे, अगर हम बात करते हैं, वो सेंक्शंस यहाँ पे लगाए गए, और यहाँ पे जो यूक्रेन मतलब रशिया का इन्वेज़न हुआ यूक्रेन पे, तो रशिया पे सेंक्शंस लगे और रशिया ने यूक्रेन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के लिए जहाँ से उसका मेजर एक्सपोर्ट होता था ब्लैक सी पोर्ट्स को, उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो यूक्रेन को क्या किया हुआ है, ब्लॉकेड। यूक्रेन ब्लॉकेड के अंडर है। ठीक है। और जो मॉस्को है वो वेस्टर्न सैंक्शंस के अंडर है, जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है फूड के वो हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि फूड इनसिक्योरिटी इवन बिफोर द रशिया वॉर जो है वो कर रही थी। उसका रीज़न क्या था, कोविड-19 पैंडेमिक, डिसरप्टेड फूड सप्लाई चेन्स, पंपिंग अप प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज़ एंड क्रॉप्स। जो वर्ल्ड बैंक है वो बोलता है कि जो मेज़ और वीट प्राइसेस है वो रोज़ हो चुके हैं, राइज कर चुके हैं 42% से 60% तक। ठीक है। 42% एंड 60%। ग्लोबल फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर प्राइसेस, ये सारा कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से अगर इनपुट इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली आउटपुट भी हमें इंक्रीज़ होती नज़र आएगी। ऑलमोस्ट हर एक इकॉनमी जो वर्ल्ड की है वो कोस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फूड और एनर्जी के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होते हमें दिखाई दे रहे हैं। यूके में जो इन्फ्लेशन है वो 40 साल में इतनी नहीं हुई थी, सबसे ज़्यादा 40 साल में अब इन्फ्लेशन हो चुकी है। ऑलमोस्ट जितनी भी 90% इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग इकॉनमीज़ है, वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस कर रही है, मोर देन 5%। हाउ इम्पोर्टेंट आर रशिया एंड यूक्रेन फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। पहली चीज़, जो रशिया का शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में वीट का, द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली ग्रोन क्रॉप इज सम 20%, और यूक्रेन 8%। तो यहाँ पे अगर इतना वो शेयर था, अगर वहाँ पे सैंक्शंस है, कहीं पे ब्लॉकेड है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। What is causing the crisis? Before the Russian invasion of Ukraine started, Ukraine had the capacity to export about 6 million tons of wheat, barley and maize a month.
मेनली थ्रू इट्स पोर्ट्स इन द ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव, जो कि ब्लॉकेड में लाए गए हैं, रशिया ने इसको रोक दिए गए हैं। और इन दी 8 months बिफोर द वॉर सम 51 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स वर एक्सपोर्टेड थ्रू द यूक्रेन्स ब्लैक सी पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, लेकिन अभी वो ब्लॉकेड के अंडर है, ब्लैक सी और अजोव सी कोस्ट। Ukraine has mined the waters around these ports as a deterrent against potential Russian attack, and Russia has enforced a naval blockade in the waters of Black Sea। ठीक है, और ये ब्लॉकेड के अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, जिसकी वजह से पोटाशिक फर्टिलाइज़र्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स, फ्यूल हो गया, फूड हो गया, वो सारे के सारे प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ होते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेटा लें, सनफ्लावर ऑयल की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी रशिया यूक्रेन पे 86%। इंडिया के वे में अगर हम बात करें, बार्ले जो डिपेंडेंसी है, चाइना इंपोर्ट करता था $14.3 बिलियन वर्थ ऑफ बार्ले फ्रॉम दी 2 कंट्रीज़। वीट डिपेंडेंसी इजिप्ट, टर्की, अजरबैजान 70% करते थे। क्रॉप डिपेंडेंसी, कॉर्न डिपेंडेंसी, वेरी सॉरी, 7 कंट्रीज इंपोर्टेड ओवर $1 बिलियन वर्थ ऑफ कॉर्न फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, तो इतनी डिपेंडेंसी थी। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फूड क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, अहेड ऑफ सोइंग खरीफ एमएसपी रिवील्ड। 100 रुपीज़ जो एमएसपी है वो पर क्वांटल के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अब की डेट में जो एमएसपी है वो कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है और किसकी रिकमेंडेशन से दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो देती है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से देती है वो आपने चीज़ बतानी है। यहाँ पे जो सब्सिडी है वो डबल कर दी गई है। इन द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर दिस ईयर वी आर गिविंग सब्सिडी वर्थ 2.1 लाख करोड़। दिस इज डबल व्हाट द गवर्नमेंट वाज पेइंग लास्ट ईयर विच वाज 1 लाख करोड़। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट स्कीम हेल्प्ड पुअर लिव विद डिग्निटी। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बेसिकली चीज़ है वो क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये अगेंस्ट कोविड-19 लड़ने के लिए आई गई थी। ये नोडल मिनिस्ट्री इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और ये 3 मंथ के पीरियड के लिए, पहले तो 2020 में इसको बोला गया था कि राशन कार्ड होल्डर्स को आपने कवर करना है। ये स्कीम का एम था कि एट प्रोवाइडिंग ईच पर्सन हु इज़ कवर्ड अंडर एनएफएसए एक्ट 2013 एडिशनल, जो एनएफएसए के अंडर मिलेगा वो मिलता रहेगा, लेकिन जो एडिशनल है वो 5 kg ऑफ ग्रेन्स, व्हीट और राइस और फ्री, और इन एडिशन टू दी 5 kg ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड थ्रू दी पीडीएस। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे दिया गया था। न्यू वर्जन इसका क्या कहता है कि 1 kg पल्सेस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2, यहाँ पे एक और जो न्यूज़ है, ये तो GS3 रिलेटेड न्यूज़ हो गया, और एक जो न्यूज़ है यहाँ पे दिस इज रिलेटेड टू अगेन GS3 इन्वायरमेंट। देखिए, एक ना रैंकिंग आई, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ एक अच्छे वे से। उस रैंकिंग में ये बोला गया कि 180 टोटल कंट्रीज़ है और इंडिया का स्कोर क्या है 180। इंडिया का रैंक क्या है 180। दैट प्लेसेस कंट्री लास्ट ऑन अ लिस्ट ऑफ 180 कंट्रीज ऑन मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी। अब इस चीज़ में मुझे ये लगता है ये सच में गलत है। ये रिपोर्ट है जो ये प्रिपेयर्ड करते हैं रिसर्चर एट दी येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्यों गलत है? क्योंकि हम ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सीरियस हैं, हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो मे भी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या है, तो इस वजह से ये रिपोर्ट इंडिया ने बोला इसको पब्लिश नहीं करने देंगे हम। ठीक है, चलो अब बिजनेस पेज पे चलते हैं। GS3 में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेंचमार्क रेट एक्सटीड हो रही है, ये भी डिस्कस हो चुका है। अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाउसिंग लोन्स भी इंक्रीज़ होंगे। अथॉरिटीज़ एक्टिंग टू कर्ब इन्फ्लेशन, बॉल्स्टर ग्रोथ कम हो सकती है इससे। जो शुगर के एक्सपोर्ट हैं वो सबसे ज़्यादा हो चुके हैं, हमारे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द स्वीटनर हम बन चुके हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडिया सेट टू सून अलाउ वीट एक्सपोर्ट ऑफ 1.2 मिलियन टन। एक्सपोर्ट करेगा 1.2 मिलियन टन का वीट, जो रुक गया था लास्ट टाइम पे जब ब्लॉकेड लगा दिया था। यहाँ पे जो मिथाली राज है उन्होंने हर एक क्रिकेट फॉर्मेट से अपना संन्यास ले लिया। उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं खेलने वाली, और इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। कई बार अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा, बेसिकली मतलब पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यू कैन राइट इन टू दी essay और इन दी GS1 और इन दी एथिक्स फॉर दी वीमेन एम्पावरमेंट सेक्शन। नंबर 1 यहाँ पे फर्स्ट वीमेन टू प्ले फॉर मोर देन 2 decades इन दी ODI। मिथाली हैं जो वो 22 ईयर्स 274 डेज़, तेंदुलकर 22 ईयर्स 91 डेज़। यहाँ पे अगर हम बात करें, ओनली इंडियन स्कीपर मेल और फीमेल टू हैव टेकन दी साइड टू सबमिट क्लैश ऑफ 250 ओवर वर्ल्ड कप 2005 and 17। दी ओनली वीमेन टू मेक मोर
देन 6000 रन्स इन दी ओडीआई। मिथाली जो कि 232 और झुलान 201 आर दी ओनली विमेन प्लेयर्स टू हैव फिगर्ड इन मोर देन 200 ओडीआईज। यहाँ पे और यह चीज़ हमें पता चलती है, हर 50+ स्कोर्स इन विमेन T20 इज़ द थर्ड बेस्ट आफ्टर बेट्स न्यूजीलैंड 22 और टाइलर 21 वेस्ट इंडीज़। ठीक है, फिर उसके बाद में हर ओडी एवरेज वो सेकंड नंबर पे हैं, पहले नंबर पे लेनिंग है ऑस्ट्रेलिया की 50.68 एवरेज है उनकी। 70th दी नंबर ऑफ विजिट टू क्रीज टू रीच 2000 T20 रन्स। ठीक है, सेकंड फास्टेस्ट विमेन बिहाइंड वेस्ट इंडीज़ टाइलर। अब अगर हम बात करते हैं, शी हैज़ पुट दी मोस्ट 50+ स्कोर इन दी विमेन ओडीआईज। हर ओडीआई विन्स एज स्कीपर दी मोस्ट इन दी विमेंस गेम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के मतलब रिकॉर्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिसको आप कहीं ना कहीं पे 1-2 रिकॉर्ड अगर आप याद कर सको तो उसको लिख सकते हो कि भाई इस तरह का जो करियर है वो एक लॉन्ग टर्म करियर इनका रहा, और करियर में उन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट्स हैं इनकी, उसके बारे में हम बता सकते हैं। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।